नमस्कार साथियों व प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मनीष बोचीवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जो हमारी मुहिम चल रही है, जो एनसीईआरटी के 30% सिलेबस को कम करने के बाद में जो अपनी क्लासें सुचारू रूप से चल रही हैं, उन्हीं क्लासों में आज हम चर्चा करने वाले हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में। और ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है? तो अगर जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात करें तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंदर कि वर्तमान समय में हमारे एरिया की जनसंख्या क्या है और आने वाले भविष्य के अंदर इसकी जनसंख्या जो है वो क्या हो सकती है, इसके पूर्वानुमान के लिए जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो है वो उपयोग किया जाता है। जैसे जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र के जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी कि किसी क्षेत्र की हमें जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना है तो हम किस सिद्धांत का उपयोग करेंगे? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पे हम पूर्वानुमान किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का लगा सकते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि समाज ग्रामीण खेतीहर अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके, यानी कि जब समाज हमारा है वो ग्रामीण है, जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे हम समझते हैं तो ये कोई एरिया है जो ग्रामीण क्षेत्र है और ये कोई एरिया है जो कि शहरी क्षेत्र है। ए पॉइंट को हम मानते हैं कि ये ग्रामीण एरिया है और बी पॉइंट को मानते हैं हम ये शहरी एरिया है। ग्रामीण एरिया की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और इसके साथ साथ जो है वो कम शिक्षित होते हैं। जबकि इसके विपरीत शहरी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और उसके बाद में जो मुख्य कार्य जो इनका होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर लगे रहते हैं। तो हमें बोला है कि यह सिद्धांत हमें बतलाता है कि समाज ग्रामीण खेती और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करता है। यानी कि जब यहाँ से लोग कम पढ़े लिखे हैं, जब ये उन्नति करेंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे तो ये कहाँ पे चले जाएंगे? शहरों की ओर प्रवास करके चले जाएंगे या उद्योगों को बढ़ावा देंगे। तो नगरीय उद्योग और साक्षर बनता है और किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या है वो बर्थ रेट या जन्म दर भी ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी जो है वो क्या थी? ज़्यादा थी। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात है। लेकिन जब वो शहरी क्षेत्र के अंदर प्रवास कर जाएंगे तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, यानी कि निम्नता की ओर जो है वो बढ़ेंगी। अगली बात है कि ये परिवर्तन अवस्थाओं में होता है जिन्हें सामूहिक रूप से जननांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। ये अलग अलग अवस्थाओं के अंदर होता है, इस कारण से जो है वो इसे जननांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो इसको समझना आपके लिए बेहतर ही ये कह सकता हूँ कि मैं आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। और ये 12th क्लास के लिए आने वाले सेशन 2023 और 24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हमें बताया है कि हमारा समाज ग्रामीण और खेतीहर है, उसके बाद में नगरीय से औद्योगिक हो जाता है। जब ग्रामीण और खेती और हमारा समाज होता है तो वो कम पढ़ा लिखा होता है और लगभग प्राथमिक क्रियाकलापों के अंदर संलग्न रहता है। लेकिन जब पढ़ लिखने के बाद में लोग नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं और नगरों की ओर प्रवास करने के बाद में उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, इससे हमारे जनसंख्या में क्या परिवर्तन आएगा? इसमें अलग अलग अवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है। क्या क्या परिवर्तन हमारी अवस्थाओं के अंदर आएगा? देखिए, तो प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मरम्यता रहती है। यानी कि जब हमने बात की है कि जब हमारा समाज कैसा है, ग्रामीण और खेतीहर है, तो वहाँ पे उच्च प्रजननशीलता यानी कि जन्म लेने वालों बच्चों की संख्या भी ज़्यादा होती है और मरने वालों की संख्या भी जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होने से मृत्यु को पुनरुत्थान से करते हैं। यानी कि इसमें रीजन क्या होता है कि महामारियां, बीमारियां वगैरह फैल जाती हैं और भोजन की निश्चित आपूर्ति जो है वो नहीं हो पाती है, जिसके वजह से लोग जो है वो समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण से ग्रामीण लोग जब शिक्षित होते हैं तो इस कारण से जो जनसंख्या वृद्धि है
वो क्या होगी, धीमी गति से होगी। और अधिकांश लोग जो है वो किस कार्य में लगे हुए होते हैं, खेती के कार्य में लगे हुए होते हैं, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था के अंदर लोग कैसे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहते हैं और खेती कार्य में लगे रहते हैं। जहाँ बड़े परिवारों की परिसंपत्ति का मानना है कि जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, यानी कि जीवन जीने की जो हमारी प्रत्याशा है वो कम रहती है, और अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, और प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में इनके पास नॉलेज जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। इस वजह से जनसंख्या जो है वो धीमी गति से बढ़ती है। अब द्वितीय अवस्था हमें क्या कहती है कि द्वितीय अवस्था हमें बताती है कि प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, यानी कि ये एक मध्य की कड़ी बोल सकते हैं कि धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन इसमें प्रजननशीलता तो बनी रहती है, लेकिन समय के साथ जो है वो क्या रहती है, घटती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के साथ साथ मृत्युता में क्या आती है, कमी आती है, यानी कि हमारे पास चिकित्सा सुविधाएं और हमारा स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होता जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए मृत्युता जो है या फिर मरतेता, मरने वालों की संख्या धीरे धीरे जो है वो क्या होती है, कम होती जाती है। और अंतिम अवस्था के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र को हम लेकर के चले थे और वो अंतिम अवस्था के अंदर शहरों के अंदर पहुंच जाते हैं, तो अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु जो है वो दोनों ही अधिक घट जाती हैं, क्योंकि लोग जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं और अपने कार्य से या फिर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, सेवा सेक्टर के अंदर, या फिर सेकेंडरी और टेरिटरी क्षेत्र के अंदर, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के अंदर काम करने की वजह से लोगों के पास इतना समय नहीं रह पाता है। उसके बाद में जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है, या तो न के बराबर जो है वो बढ़ पाती है और या फिर रुक जाती है। जनसंख्या नगरीय शिक्षित हो जाती है, उनके पास तकनीकी का ज्ञान हो जाता है। ऐसे में जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार में आकार में नियंत्रित करती है, यानी कि जब लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो अपने परिवार नियोजन से संबंधित जो भी बातें हैं वो अच्छे भली भांति तरीके से जो है वो समझ पाएंगे। अब अगला पॉइंट हमारा आता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हमारे सामने क्या क्या हो सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के हमारे सामने उपाय हो सकते हैं कि हमें परिवार नियोजन को जो है वो अपनाना है और बच्चों के जन्म को रोकना है, उसमें अंतराल रखना है। इससे संबंधित जो बातें अगर हम जान लेते हैं या फिर नगरीय क्षेत्रों के अंदर शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाता है तो लोग इस बात बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद में परिवार नियोजन संबंधी वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी बेहतर जो है वो भूमिका निभाई जाती है, महिलाओं के स्वास्थ्य का भी ज़्यादा ध्यान जो है वो रखा जाता है। और गर्भ निरोधक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं या जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नियोजन से संबंधित, परिवार नियोजन से संबंधित जो भी कल्याणप्रद योजनाएं चली जा रही हैं, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो उनके बारे में भी व्यक्ति के पास जो है वो नॉलेज हो पाएगा। उसके बाद में है थॉमस मोल्थस ने अपने सिद्धांत में, और ये सिद्धांत 1798 का है, लोगों की संख्या, यानी कि ये बताते हैं कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, यानी कि लोगों की संख्या तो तेज गति से बढ़ेगी लेकिन लोगों की भोजन योग्य जो व्यवस्थाएं हैं वो धीमी गति से जो है वो वृद्धि हो पाएगी। इसके कारण जो है वो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम हमारे सामने क्या आ सकता है, अकाल हो सकता है, बीमारी हो सकती है और अनेक प्रकार की जो है वो अचानक गिरावट के रूप में या फिर युद्ध की स्थिति हमारे सामने हो सकती है, या फिर सूखे से संबंधित अगर हमारे सामने समस्याएं आती है। तो इस प्रकार से जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है वो हमें बताते हैं कि वर्तमान समय में वहाँ की जनसंख्या क्या हो सकती है और आने वाले भविष्य के अंदर वहाँ की जनसंख्या क्या हो सकती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कल हमारा चैप्टर रहने वाला है मानव विकास के बारे में, और मानव विकास जो है वो आपकी बुक में 3rd चैप्टर रहेगा, और जो वर्तमान समय में 2022 और 23 के अंदर जो NCERT चल रही है उसमें 4th चैप्टर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।